Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। डे 108 का सेशन स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। करेक्ट बताना है। द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और नेशनल डिजिटल करेंसी इज सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फिएट करेंसी. Instead of minting paper currency or minting coins, the central bank issues electronic tokens which is backed by the full faith and credit of the government. And you have to find the correct options. 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 nor 2. So let's see what is answer. Answer is C. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी वो करेंसीज होती हैं जो कि कंट्री की एक फिएट करेंसी कंसिडर करी जाती है, लेकिन वो एक डिजिटल फॉर्म में। क्लियर। सो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी और मिंटिंग कॉइन, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन इशू करती है। लेकिन ये टोकन जो होंगे ये आपके क्या होंगे, बैक्ड होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, इसलिए उनको ज़्यादा माना जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बात आई है ये इसलिए आई है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे आती है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फिट फॉर अ पर्पस मनी यूज फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड अदर टारगेटेड पेमेंट्स इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि आप इस तरीके की जो करेंसी है इसका यूज़ हम एक सोशल बेनिफिट में कर सकते हैं, एक टारगेटेड ऑडियंस तक हम इसे पहुँचा सकते हैं, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। देन इट कुड बी यूज फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस पेमेंट्स, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट फॉर CBDC ट्रांसफर एंड कन्वर्जन। Payment instructions could be made available for payment transaction to be made via CBDC. Furthermore, universal access attribute of a CBDC could also include an offline payment functionality instead of lending to micro, small and medium enterprises in India can be possible with the help of CBDC. तो यहाँ पे ये CBDC का आपका यूज़ बता रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला ये कह रहा है कि हम सोशल बेनिफिट्स में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, फास्टर होगा। ओके, तीसरा ये कह रहा है कि हम जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट ये कह रहा है कि जो हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लेंड करते हैं उसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमेटी आती है SC गर्ग कमेटी। तो 2019 में आपकी ये बनी थी। तो ये पे कहते हैं इनकी रिकमेंडेशंस थी कुछ। तो इन्होंने कहा था बैन एनीबडी हु माइंस, होल्ड, ट्रांजेक्ट और डील विद द क्रिप्टो करेंसी इन एनी फॉर्म। तो क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में आपकी बनती है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि इस बैन कर दो जो भी आपका माइन करता है, होल्ड करता है, ट्रांजेक्ट या डील करता है क्रिप्टो करेंसी में। दूसरा इन्होंने कहा था कि उसको 10 साल, 1 से 10 साल तक की जेल भी हो सकते हैं अगर वो ट्रेड कर रहे हैं डिजिटल करेंसी में। और उन्होंने एक मॉनेटरी पेनल्टी भी बोला था, अप टू 3 times द लॉस कॉस्ट टू द एक्सटेकर और गेन मेड बाय द क्रिप्टो करेंसी यूजर विच एवर इज हायर। सो यहाँ पे पेनल्टी की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की, जेल की बात कर रहे हैं। हाउएवर पैनल सेड गवर्नमेंट शुड कीप एन ओपन माइंड ऑन द पोटेंशियल इशुएंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट में लेकिन ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक ओपन माइंड भी रख सकती है इस क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल पर। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मार्स। आपको मार्स के बारे में इनकरेक्ट बताना है, याद रखिएगा। मार्स इज द 4th planet फ्रॉम द सन एंड नेक्स्ट planet बियॉन्ड द अर्थ. Mars turns on its axis more faster than Earth does. Mars is about half the size of the Earth and the D is none of the above. So आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्स के बारे में। आंसर है इसका B, विच मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे फास्टर नहीं स्लोअर आएगा। एक एक करके देखते हैं। मार्स 4th planet है सन से, बिल्कुल ठीक है, और अर्थ के बाद आता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस रखिए मोर देन 142 मिलियन माइल्स फ्रॉम सन। ओके, और तो यहाँ पे हम इससे मान सकते हैं कि जो इसकी एक्सेस है वो स्लोली रोटेट करती है अर्थ की एक्सेस से। सो एक जो दिन होता है मार्स में वो आपका 24.6 आवर्स होता है। सिंस दिस प्लैनेट इज फार्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ, 1 रेवोल्यूशन ऑफ मार्स अराउंड द सन इज लॉन्गर ट्रिप। तो अर्थ का जितना 1 रेवोल्यूशन होता है मार्स का उतना 687 अर्थ डेज में मार्स एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड। नेक्स्ट, मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज आयरन ऑक्साइड केमिकल्स इन इट्स सॉइल लुक लाइक रस्ट। उसके बाद मार्स का जो नाम पड़ा है ये आपका एक एंशियंट रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे पड़ा है। ओके, जो प्लैनेट एयर्स जिसे आपको यहाँ पे बोला गया था। सो उन्होंने इस प्लैनेट को वॉर से आपका एसोसिएट किया क्योंकि इसका जो कलर था यहाँ पे रेड था।
और मार्स के दो स्मॉल मून्स हैं, याद रखिएगा, उनका नाम है फोबोस, ठीक, और डीमोस। सो यहाँ पे इनके नाम जो एरिस जो थे इनके बेटों के नाम पे इसे रखा गया था। सो इसे याद रखिएगा, फोबोस मतलब फियर होता है, डेमोस मतलब पैनिक होता है। उसके बाद मार्स की और प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मार्स बहुत कोल्ड होता है, एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, वे बिलो फ्रीजिंग, और सरफेस इसका रॉकी है, कैनियंस दिखते हैं, वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, ड्राई लेक बेड, क्रेटर्स, रेड डस्ट कवर मोस्ट ऑफ द सरफेस, इसमें क्लाउड्स है, विंड है, जस्ट लाइक अर्थ, विंड ब्लोज रेड डस्ट इनटू डस्ट फॉर्म, ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लुक लाइक टोर्नेडो की तरह, जैसे अर्थ पे टोर्नेडो होते हैं, आपको वहाँ पे टीनी डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं। मार्स आपकी अर्थ की मार्स में जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 पोर्शन है। रॉक ड्रॉप ऑन मार्स वुड फॉल मोर स्लोली देन अ रॉक फॉल ऑन अर्थ। सो याद रखिएगा। बाकी ये मार्स के बारे में और एटमॉस्फेयर इसका मच थिनर है, और जो एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेस देन 1% ऑक्सीजन है। सो वहाँ पे जो सस्टेन करना लाइफ का थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। National Financial Reporting Authority was constituted on 2018 under the Companies Act 2013. The Companies Act required the NFRA to have chairperson who will be appointed by central government and a maximum 10 members. And आपके ऑप्शंस हैं 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 not 2. और आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं 15 मेंबर्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आगे करके देखते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये आपका 1 अक्टूबर 2018 को बनी थी, किसके अंडर, जो कि आपका सेक्शन 132 है का 1 वाला पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्यों ज़रूरत थी? अकाउंटिंग स्पैम्स नीड वाज फेल्ट टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ताकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सके, क्वालिटी को सेट किया जा सके ऑडिट्स की। ओके, कंपोजिशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसमें एक चेयरपर्सन होना चाहिए जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं। इसकी फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं। सो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़ को आपका वो करती हैं, रिकमेंड करती हैं, जिन्हें आपकी कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद मॉनिटर इन्फोर्स करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। सब उसी तरीके के इसके फंक्शंस, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पावर्स इनकी क्या है? इट कैन प्रोब लिस्टेड कंपनीज एंड दोज अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल नो लेस देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर ऑफ नो लेस देन 1000 करोड़। और ये इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हैं अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन्स। ग्लोबल एनर्जी और CO2 स्टेटस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय, किसने रिलीज किया? UNDP, UNEP, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा इसका C, विच मीन्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये आपका 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये OECD के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुई थी। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। 4 मेन फोकस एरिया इनके: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। 30 इसमें मेंबर है अभी। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये है आपका ये, और एक है आपका OECD। तो हमने देखा कि OECD के फ्रेमवर्क पे आपका ये बन रहा है, ठीक। सो कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ अ OECD। सो अगर किसी को इसका आपका मेंबर बनना है तो उसको OECD का मेंबर ऑलरेडी होना चाहिए। बट ऑल द OECD मेंबर आर नॉट मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये इसलिए क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि जितने इसमें मेंबर होंगे वो सबके सब इसका मेंबर बनना चाहते हो, बट इसका मेंबर बनने के लिए इसका मेंबर होना ज़रूरी है। द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वॉज फॉर्म बाय G20, G7, OECD, WTO, और इसका आंसर होगा आपका ए मीन्स आपका G20। सो ये G20 लीडर्स के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था टोरंटो समिट में 2010 में, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपका अपडेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स देते हैं G20 लीडर्स को, और इट कोऑपरेट्स क्लोजली विद एंड सपोर्ट द वर्क ऑफ रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आप एक बार पढ़ सकते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत क्लोजली मिलकर काम करते हैं। G20 आपका है क्या? G20 एक एनुअल मीटिंग है लीडर्स की। यहाँ पे आपकी जो फास्टेस्ट और लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है उनकी ये मीटिंग है। तो 85% ये वर्ल्ड की GDP में कंट्रीब्यूट है, और 2/3 इनका पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है। फॉर्मली इन्हें क्या कहा जाता है? समिट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी।
ये देखिए, ये आपका जो बड़ा सर्कल है ये आपका G20 का है। सो जो आपका G20 में है ये सब आपके आएंगे। नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपकी G7 कंट्रीज़ है। ओके, ये G7 कंट्रीज़ है। इससे पहले G8 हुआ करता था, बट रशिया को आपका एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो ये आपका G7 है। उसके बाद आप देखते हैं ये जो मैं अभी बता रही थी कि पहले G8 था क्योंकि रशिया इसमें इंक्लूडेड था, बट उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो है वो G20 है। सो G20 में आपके ये तो ऑलरेडी हैं ही, प्लस आपका ये भी होगा, ये भी होंगे। क्लियर? G20 डेवलपिंग नेशंस, इनको G21, G23, G20 प्लस यहाँ पे एक जो डेवलपिंग नेशंस है उनका ब्लॉग भी बनाया जा रहा है, बनाया गया था 2003 में, और इसका जो ओरिजिन है वो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन पे माना जाता है, जहाँ पे आपके इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इन्होंने इसको साइन किया था। और ये जो G20 प्लस है इसमें 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है, 26% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, 70% फार्मर्स में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। Which among of the following is / करें? Input tax credit is a tax that a business pays on purchase and it can use to reduce its tax liability when it makes a sale. In simple terms, input credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on the input and pay the balance amount. Options are 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 nor 2. You have to find the correct statement here and your answer will be C, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। ये बेसिकली वो टैक्स होता है अगर कोई बिजनेस आपका पे कर रहा है ऑन परचेज एंड इट कैन यूज टू रिड्यूस इस टैक्स लाइबिलिटी व्हेन इट मेक्स अ सेल। मान लो वो कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है और उसको फिर उसका सेल करना है, तो पहले वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीदने के टाइम पे उसने कुछ टैक्स पे कर दिया, परचेज के टाइम पे उसने कुछ टैक्स पे कर दिया, ठीक है। या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहा है जिसको फिनिशिंग की ज़रूरत है, ओके, और उसके बाद ही वो उसको सेल कर पाएगा। सो उसने उसको परचेज़ किया, परचेज़ के टाइम पे उसने टैक्स पे कर दिया। अब जब वो उस जो गुड है उसको सेल करने जाएगा, तो जितना अमाउंट उसने परचेज के टाइम पे कर दिया था वो इतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, वो इस टाइम पे जो टैक्स लग रहा हो वो उससे रिड्यूस हो जाएगा, ओके, और तब बाकी जो बचा होगा वो उसे पे करेगा। तो इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। यही आपको यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, बट अ बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो यहाँ पे जो आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, और फॉर द गुड्स दोज आर एग्जेम्प्टेड। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, प्लस आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, और जो कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर आपके बिजनेस आ रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। कंसर्न्स ओवर इट्स मिसयूज़, यहाँ पे ये बात है कि मिसयूज़ की बात है क्योंकि आपके बिजनेस फेक इन्वॉइसेस आपको देखने को मिले। 80% ऑफ टोटल जीएसटी लाइबिलिटी वो आईटीसी के थ्रू सेटल की जा रही है, 20% आपका सिर्फ डिपॉजिट किया जा रहा है एज अ कैश। सो इस वजह से जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंशन नो प्रोविजन फॉर रियल टाइम मैचिंग ऑफ आईटीसी क्लेम्स विद द टैक्स ऑलरेडी पेड बाय द सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स। सो यहाँ पे टाइम गैप आ रहा है जो आईटीसी क्लेम है और मैचिंग देम में आपका गैप आ रहा है, जिस वजह से आपकी इरेगुलरिटीज़ क्रिएट हो रही है। अगला सवाल, एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एट इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। कौन सा दिन होता है? 1 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर। योर आंसर इज 11 अक्टूबर। सो 11 अक्टूबर को हर साल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है ताकि अडोलसेंट जो गर्ल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे शो किया जाए। स्टार्ट हुआ था ये आपका 2011 में जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, ओके, और जो थीम रही होगी आपकी साल की वो आपकी डिजिटल जनरेशन, अवर जनरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट आइडेंटिफाइड एंड टॉक्ड अबाउट राइट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन वो बीजिंग डिक्लेरेशन था। ये 1995 में हुआ था, बीजिंग में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कि डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन, ये इसकी थीम रही होगी 2021 की। Which of the following is correct? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना scheme is a scheme for focused and sustainable development of fisheries sector in country. The scheme focus on beneficiaries oriented activities in marine, inland fisheries and aquaculture. And your options are 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 nor 2. I hope आप लोगों ने ऑलरेडी स्कीम्स कवर करी होंगी, बजट में करी होंगी, इससे पहले करंट अफेयर्स में आपकी बहुत रही हैं ये स्कीम्स। आंसर होगा आपका सी, दोनों बिल्कुल ठीक है। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये आपका पूरी तरीके से फिशरी सेक्टर में डेडिकेटेड है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ओके। यहाँ पे आपका जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे फोकस करी गई हैं? बेनिफिशरीज कौन होंगे? मरीन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, और सीक्स टू अडॉप्ट अ क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस।
इसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसका एक आपको ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ये बात कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ आपको फिशरमैन को दिए जाएंगे इसके अंडर। तो क्रिटिकल गैप है वैल्यू चेन में, उसे फिल करने की बात करी गई है। सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी गई है। बाकी इसके साथ साथ आपको केज कल्चर, शीवीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज, यहाँ पे इन सब की बात करी गई है। प्रोविजन ऑफ अ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस, ओके यहाँ पे। और इसके साथ साथ एडिशनल फिश प्रोडक्शन की बात करी गई है। ये सब आप एक बार पढ़ सकते हैं। फोकस आपका हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। डैश हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ लूसी मिशन, किसने किया है? इसरो, नासा, जाक्सा या सॉरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जाक्सा। आंसर होगा इसका सी, नासा। सॉरी आंसर होगा इसका बी, नासा। ओके इसे याद रखिएगा, इसका आंसर है बी, नासा। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है और ये आपका इट विल फ्लाई बाय अर्थ ट्वाइस इन ऑर्डर टू यूज द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड टू असिस्ट इट ऑन इट्स जर्नी टू द एस्टेरॉयड। सो कहाँ भेजा जा रहा है इसे? ये जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स है वहाँ भेजा जाएगा। सोलर पावर्ड मिशन है और माना जा रहा है कि इसको 12 साल लग जाएंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने में। और ये डिस्टेंस जो कवर करेगा 6.3 बिलियन किलोमीटर करेगा और ये यंग सोलर सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्रिएट करेगा। बाकी ये बात है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो ये एस्टेरॉइड माने जा रहे हैं कि जो आपके रेमिनेंट्स बचे थे उनकी बात है। और ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बिलीव टू बी फॉर्म फ्रॉम द सेम मटेरियल दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स नियरली 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये कहा जाता है कि ट्रोजन एस्टेरॉइड तब बने थे जब प्लैनेट्स बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट सवाल आज का, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज इज अ सम ऑफ, इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है? सरफेस वाटर, सॉइल मॉइस्चर, स्नो, आइस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका सरफेस वाटर, सॉइल मॉइस्चर, स्नो एंड आइस एंड ग्राउंड वाटर। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। 10 में से आपका कितने मार्क्स आए लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।